नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना और मैं हूं रजत देवगन। लैंडमार्क जजमेंट है आज जो गुजरात हाई कोर्ट ने दिया है। एसआर स्टील को किसी भी तरीके की राहत नहीं दी गई इंसॉल्वेंसी केस में, और एसआर स्टील ने याचिका दायर की थी कि इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में उनका नाम आया कैसे। जब तक वो रिस्ट्रक्चरिंग के मोड पे है तो उस कंपनी का नाम इंसॉल्वेंसी में नहीं आना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने आज साफ तौर पे क्लियर कर दिया कि नहीं, ये एक कानून है जो पास हुआ है पार्लियामेंट में, तो उसके तहत आप कोई भी अपील नहीं कर सकते। एक लैंडमार्क जजमेंट है और उसका इंपैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वाकई रजत, और जो आज गुजरात हाई कोर्ट में हुआ है, आपको बताएं कि इंसॉल्वेंसी मामले में गुजरात हाई कोर्ट से एसआर स्टील को तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आरबीआई के खिलाफ एसआर स्टील की याचिका को ही खारिज कर दिया है। एसआर स्टील के खिलाफ आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, जिसे कंपनी ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। और कोर्ट के आदेश से न सिर्फ एसआर स्टील के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी, बल्कि गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बाकी एनपीएस की वसूली के लिए आरबीआई अब सख्त कदम उठा सकता है। आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रह सकता है, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा झटका, नहीं मिली एसआर स्टील को राहत। इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया रहेगी जारी। एसआर स्टील को गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ दायर उसकी याचिका को खारिज कर दिया। एसआर स्टील की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। दरअसल एसआर स्टील के खिलाफ आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, जिसे कंपनी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट के आदेश से न सिर्फ एसआर स्टील के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया जारी होगी, बल्कि बाकी 11 कंपनियों के एनपीए रिकवरी में भी मदद मिलेगी। आरबीआई ने एनपीए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 बड़े एनपीए खातों को इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट कोड के तहत रिकवरी का आदेश दिया था। इन 12 खातों पर कुल एनपीएस का 25% हिस्सा है। इसके पहले गुजरात हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोर्ट में दलील दी थी कि एसआर स्टील 14 जून को ही कोर्ट क्यों नहीं गई, जबकि 13 जून को आईबीसी में जाने का निर्देश दिया गया था। एसबीआई को 22, 23 और 27 जून की बैठक के बाद चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में एसआर स्टील पर कार्रवाई की बात साफ थी। एसआर स्टील ने कोर्ट में इसे नकारा, जो बिल्कुल गलत है। वहीं दूसरी ओर एसआर स्टील ने कोर्ट में दलील दी कि कंपनी को 22 जून को एसबीआई ने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा था कि आप आईबीसी में जा सकते हैं। चिट्ठी में कहीं भी आरबीआई के निर्देश का जिक्र नहीं था। 15 जून को आरबीआई ने आईबीसी के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। 22 जून को एसबीआई ने आईबीसी के तहत जाने का फैसला किया, लेकिन कोर्ट ने एसआर स्टील की दलील को खारिज कर दिया। जाहिर है गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद बाकी एनपीएस की वसूली के लिए आरबीआई अब सख्त कदम उठा सकेगा। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। चलिए, सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और जानने की कोशिश करेंगे कि इस लैंडमार्क जजमेंट का अब इम्पैक्ट क्या हो सकता है इकोनॉमी पे, बैंकिंग सेक्टर पे, और जो कंपनियां जो डेट रिडन है, जिनको एनसीएलटी की सूची में शामिल किया गया, उस पे हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। जयंत गुप्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फाउंडर एससीएस के। पीएच पारिक साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ मौजूद है। और जो केतन जोशी हैं अहमदाबाद से, वो पूरी खबर को डिटेलली एनालाइज कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं सीधा अहमदाबाद से। आप सभी का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पे। सबसे पहले केतन, आपके पास आता हूं, ये एग्जैक्टली आज हाई कोर्ट ने बोला क्या और कितना बड़ा एक सेटबैक एसआर स्टील के लिए साबित हो सकता है ये? देखिए, लगातार कई सिटिंग हुए इस पूरी हियरिंग में, और लगता था कि जो भी फैसला आएगा वो पूरे देश की जितनी भी बड़ी बड़ी एनपीए कंपनी है उस पर लागू पड़ेगा। लेकिन आज जैसे ही अपना फैसला सुनाया कोर्ट ने, एक ही लाइन में वो खारिज कर दिया एसआर स्टील की पिटीशन को, और ये कहा कि आखिरकार आरबीआई को भले ही कोई पावर न हो, लेकिन जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया थी, कुछ बातें ऐसी थी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कही कि एसआर स्टील ने बिल्कुल कोर्ट को है मिसगाइड किया है। खासकर उनको ये बताया गया कोर्ट को कि हमें मालूम ही नहीं था कि हमारे खिलाफ आईबीसी के तहत कार्रवाई होनी है। हालांकि आरबीआई ने दलील करके ये साफ कर दिया कि लगातार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बताती रही कि हम उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने वाले हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी रखा गया कि क्यों इसको प्रेस नोट के जरिए कहा गया आरबीआई ने, तो इस बात को कोर्ट ने थोड़ा संज्ञान भी लिया है और कहा कि आप सतर्क रहे, क्योंकि इतना बड़ा अगर आप फैसला लेते हैं
तो प्रेस रिलीज के जरिए इसको आप मत दोहराइए। तो जब ये फैसला आया उससे 2 दिन पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो निर्देश जो गाइडलाइन थी उसमें चेंज कर दिया और ये हटा दिया। तब जाकर कोर्ट ने माना कि नहीं अब ये ठीक है और एक ही लाइन में एसआर स्टील का ये जो इतना बड़ा जो दलील उन्होंने पेश की उसको खारिज कर दिया। न केवल इतना लेकिन आगे जो 11 और कंपनी है जिनका एनपीए का 25% है, कुल एनपीए 7.5 लाख करोड़ है, 25% इस 12 बैंकों का है। तो आगे का रास्ता काफ़ी साफ है और कोर्ट के इस निर्देश के बाद है उस प्रक्रिया को भी तेजी मिलेगी। जी रजत, चलिए आप बने रहिए मेरे साथ और अपडेट आपसे समय समय पर लेते रहेंगे। इसी बीच पीएच पारेख साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के मेरे साथ में मौजूद हैं। पारेख साहब बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये जो जजमेंट आया है आप ये बताएं कि इसका इम्पैक्ट बैंकिंग इंडस्ट्री पे और ये जो कंपनियां हैं एनसीएलटी के दायरे में जो 12 कंपनियों की सूची जो बनी जिसमें 25% एनपीए की बात की जा रही है होल बैंकिंग सिस्टम का, इस पे क्या देखने को मिलेगा? देखिए हमारे देश में कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, अच्छा प्रॉफिट करते हैं, लेकिन वो अपना जो लोन से उसको वापस नहीं करते हैं। तो नॉर्मल कोर्स में इंडिविजुअल है उसको तो डर रहता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको कुछ डर नहीं रहता, वो देते नहीं है। जो भी एग्रीमेंट में लिखा होता है कि पर 3 मंथ्स और पर 6 मंथ्स आपको ऐसा इंस्टॉलमेंट देना है, वो कुछ देते नहीं है और चलते रहते हैं। तो रिजर्व बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई आप कुछ सर्कुलर इश्यू करो कि इन लोगों के खिलाफ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट के तहत भी काम किया जाए। उनसे डरते हैं कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से ये बड़ी बड़ी कंपनियां डरती है। तो इसके लिए उनको जो किया वो रिजर्व बैंक ने सर्कुलर इश्यू कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने पहले स्टे दिया था और अभी उसको वेकेट कर दिया और गुजरात हाईकोर्ट ने बोला है कि उनको हक है अपना जो लोन दिया है उसको वापस लेने का। ये इसीलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भाई अप्रैल 2016 तक 1 लाख करोड़ का ये सब पेमेंट देना बाकी था। 31 दिसंबर 2016 में 6 लाख हो गया और यदि उसमें आप प्राइवेट बैंक लेंडर्स गिनो तो 10 लाख करोड़ है। तो बहुत ही बड़ी फिगर है और हर एक कंपनियां तो मजा करते हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह बहुत सारी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन जब बैंक्स का पेमेंट देना होता है तो नहीं देते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए बहुत जरूरी था और मेरे हिसाब से सिग्नल बहुत अच्छा मिला उनके हिसाब से। एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कहा है। एक ऐसी कंपनी जो डेट रिडन है वो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट जाती है, वहां पर उसके अगेंस्ट ये पूरा जजमेंट आता है। जयंत गुप्ता सर, ये एक लेसन है, ये एक ऐतिहासिक जजमेंट आप इसे कहेंगे और एक्चुअली एक एग्जाम्पल सेट करता है कि हाँ अगर आप डिफॉल्टर हैं, अगर आप अपना लोन पे नहीं करते हैं, डेट रिडन है, तो आप पे ऐसी प्रक्रिया और ऐसा सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखिए इसमें हमको स्टार्ट ये करना पड़ेगा कि ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ है ये नया लॉ है, तो इसको जब पहली बार इस्तेमाल हो रहा है तो हर जगह कंफ्यूजन है। तो ये जो जजमेंट है कम से कम एक डायरेक्शन देता है कि जो बैंक्स की प्रक्रिया है, जो बैंक अपना एक्शन ले रहे हैं वो कानून की निगाह में सही है और करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इतने सालों से ये चल रहा है कि आदमी जब लोन लेता है तो उसको लोन देने का कभी याद नहीं रहता है, तो हमेशा उस चीज़ पे रेजिस्टेंस आता है। तो ये रेजिस्टेंस आना जो है ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अब क्या होगा कि ये एक आदमी के अगेंस्ट जब जजमेंट आ गया तो इससे आगे ये लगेगा कि अगर कोई भी इस तरह के दूसरा मामला कोर्ट में जाता है तो एक पीछे से किस्सा रहेगा और आगे की भी उम्मीद है कि इस तरह का नहीं होगा। तीसरा है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि प्रॉफिट तो हमारा प्राइवेट होता है, लॉस हमारा सोशल हो जाता है। तो जब तक हमारी किसी प्राइवेट कंपनी में प्रॉफिट होता है तो वो तो प्रमोटर या शेयर होल्डर का हो जाता है, लॉस जो होता है पूरी पब्लिक को बोर करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता था कि और कभी भी बैंक का लोन वापस करने की प्रक्रिया होती नहीं थी, तो आदमी जिंदगी भर लोन लेके बैठा रहता था, कभी उसको लोन देने का वो टेंशन नहीं होता था। तो अब ये सारा नियम कानून चेंज हो रहा है और अब एक सिचुएशन ये आ गई है कि इट इज ए क्लियर कट मैसेज टू ऑल बोरोवर्स कि अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं करोगे, अगर आप उसका पालन नहीं करोगे तो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट हो सकती। तो आज की डेट में क्या है कि चूंकि ये बहुत पिछले कई सालों का कचरा चल रहा है तो बैंकों को काफी लॉस होगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब
नए लोन होंगे, नए लोन में जहां पे भी जरा सी भी गड़बड़ी के अंदेशा होगा तो बैंक अपना प्रेशर लगाएगा, तो उस सिलसिले में आगे लोन जो इतने खराब होते हैं वो होने की संभावना कम हो जाएगी। अच्छा, लेकिन पारेख साहब, ये जो भी बात हो रही थी जिसमें एसआर स्टील ने ये बोला था कि हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं अपने लोन्स की, अपने डेट की, और ऐसे में हमको एनसीएलटी के दायरे में नहीं लाना चाहिए था, इसी दलील पे उन्होंने यहाँ पर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी थी। लेकिन आज का जो जजमेंट आया है उसमें ये बात लिखी गई है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्लियामेंट में पास हुआ है, ये आईबीसी, इंश्योरेंस एंड बैंक्रप्सी कोड, ये जो लॉ बना है ये संसद की सहमति में बना है, प्रेजेंस में बना है सबकी। तो ऐसे में क्या अब ये माने कि बिल्कुल जो बाकी की कंपनीज है उनके लिए भी विकल्प खत्म हो गए हैं, बिल्कुल दरवाजे बंद हो गए, या फिर वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल कोर्ट है, हाई कोर्ट का जजमेंट फाइनल नहीं होता है, उसके खिलाफ कोई भी लिटिगेंट सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। लेकिन ये जो बात है कि क्या दूसरे लोग क्या करेंगे, इसमें एक मैसेज जरूर जा रहा है कि भाई आप फुलिंग अराउंड बहुत नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको देना है, इंस्टॉलमेंट चाहिए तो इंस्टॉलमेंट भी देंगे, वो भी बैंक एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो आपका फुलिंग अराउंड है कि भाई तो हमको आपको 10 साल से कुछ भी नहीं देंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है, उनके पास बाकी सब चीज़ें के लिए पैसा है लेकिन जो लोन है नहीं देते। इसलिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको अपना जो लोन लिया है वो आपने जो प्रॉमिस किया उसके मुताबिक आपको लोन दे, बहुत ही ज़रूरी है कि आप दोगे, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से मोर देन 5,000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग कई बड़ी बड़ी कंपनियों का है। तो वो सब तो मजा कर रहे हैं, पैसा ले लिया और यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन का एक बहुत ज़रूरी है और उसका असर मेरे हिसाब से अच्छा होगा। अच्छा, लेकिन गुप्ता साहब, क्या ये बात इस तरीके से भी देखी जा सकती है कि हाई कोर्ट ने इस बार ये कह दिया, जो मैं बात अभी फिर से दोहराऊंगा, कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो लॉ पास हुआ है, संसद में पास हुआ है, तो इसके आधार पर आप कोई केस ही फाइल नहीं कर सकते, इसलिए याचिका ठुकरा दी गई। आज जो एसआर स्टील की याचिका ठुकराई गई है हाई कोर्ट में। नहीं, देखिए, ऐसा बात नहीं, क्योंकि जितने भी लॉ पास होते हैं, लॉ पार्लियामेंट से पास होते हैं और उन सबके अगेंस्ट कहीं ना कहीं तो इशू आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी लॉ है एक नियम है, लेकिन जो फैक्ट्स ऑफ द केस होते हैं उसको उसके तहत रखा जाता है और एग्जामिन किया जाता है कि क्या ये जो लॉ है और जो फैक्ट्स हैं इन दोनों में एक सामंजस्य है, या ऐसा नहीं है कि जो फैक्ट्स हैं वो अलग कह रहे हैं और लॉ उसके अलावा अलग कह रहा है। तो हर आदमी एक कोशिश करता है, जैसे मान लीजिए एक मर्डर हो या एक चोरी हो, कोई भी चीज हो, तो लॉ तो हर एक चीज के अगेंस्ट है, बट कहीं ना कहीं जजमेंट इसलिए, जुडिशियल प्रोसेस इसलिए इन्वॉल्व होता है कि जिस आदमी ने भी एप्लीकेशन ऑफ लॉ किया है वो प्रॉपर किया है, फैक्ट्स के आधार पर किया है, मेला फाइडे नहीं किया है। तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर इश्यू हो गई है कि हाई कोर्ट ने एग्जामिन किया है कि क्या कोई मेला फाइडे तो नहीं था रिजर्व बैंक का या स्टेट बैंक का या बाकी लेंडर्स का। दूसरा है कि ये एक और मैसेज जाता है कि पहले ये था कि बैंक सारे टाइम मर्जी पे थे बोरोवर्स की, कि वो जितना भी इंस्टॉलमेंट बांधना चाहे, जो भी करना चाहे, उनके पास बहुत कम लिमिटेड ऑप्शन थे बैंक के पास। अब बैंक के पास ऑप्शन आ गए हैं, तो अब जो होगा बैंक का एक अपर हैंड होगा कि अगर स्ट्रक्चरिंग करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो बैंक के टर्म्स पे करेंगे। अगर बैंक को वो टर्म्स नहीं समझ में आते हैं तो वो लिक्विडेशन पे जाएंगे, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग करेंगे। तो ये एक अच्छा सा हो गया। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में ये सब चीजें की जो प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाएगी। राइट सर, ये स्पीड अप करने वाला प्रोसेस है जो इस केस के बाद देखने को मिलेगा। केतन, आपने पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स आज देखी है, अब ये बताइए, एसआर स्टील को तो आज झटका लगा है, लेकिन आने वाले टाइम में वो और क्या लीगल जो एक्शन लेने की तैयारी में है, उनके किसी पक्ष से बात हुई हो? जी बिल्कुल, आज एसआर के अधिकारियों से हमारी बात हुई क्योंकि वो कोर्ट में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि शाम तक हम अपना पक्ष रखेंगे कि आगे जाना है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन भी है। हमने कुछ लीगल एक्सपर्ट से भी बात की तो उन्होंने कहा कि ये सिंगल बेंच था, वो लार्जर बेंच में भी जा सकते हैं और इससे भी आगे वो सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता है। तो अब एसआर स्टील है वो शाम तक अपना पक्ष यहाँ पर रखेगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि वो अभी पूरे के पूरे इस ऑर्डर का है वो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन शाम तक वो भी अपना पक्ष रख देंगे कि यहाँ पर ही मामला निपटा कर एनसीएलटी में जाना है कि फिर इसको फर्दर चैलेंज करना है। राइट, पीएच पारेख सर, ये जो पूरी इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया है 180 दिन में पूरी होनी है। अब क्योंकि एक गो अहेड मिल गया है, आपको लगता है 180 दिन में एक्चुअली ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो सकती है?
देखिए नहीं होगी, लेकिन एक्सपीडाइट तो जरूर होगा। देखिए हमारे जब भी कानून बोलते हैं कि इतने टाइम में कर दो, तो हमारे देश में कभी उतने टाइम में होता नहीं है। लेकिन एक प्रेशर रहता है हर एक स्टेक होल्डर के पर कि भाई ऐसा कानून है तो हमको जल्दी करना चाहिए। हो सकता है कभी सुप्रीम कोर्ट झटका दे दे कि भाई जब इसमें 180 डेज था तो आपने 6 महीने या 2 साल तक क्यों केस को पेंडिंग रखा। तो उससे थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, वो बाइंडिंग नहीं है। देखिए जो भी वो बोले कि इतना टाइम में खत्म करो, जज बोलेगा कि मेरे पास इतने केसेस पड़े हैं, पुराना 20 साल पुराना केसेस भी पड़ा, मैं कैसे कर लूँ, ये सब चीजें है। लेकिन उससे एक मैसेज जा रहा है कि अभी पार्लियामेंट चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब केसेस जल्दी खत्म किया जाए और उनको बोला जाए कि आपको जो आपने जो प्रॉमिस दिया था जब लोन ली आप उसको कंप्लाई करो। गुप्ता साहब, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। 25% कुल एनपीए का 25% है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और बैंकों के पास अधिकार है कि वो दिवालिया घोषित करें कंपनी पे और उनसे रिकवरी कर सकें इस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत। तो क्या कुछ प्रोसीजर्स होंगे जो बैंक अब अप्लाई करेंगे इन कंपनियों के ऊपर? नहीं, देखिए कोई भी बैंक और कोई भी लेंडर कभी ये नहीं चाहेगा कि जो कंपनी को लोन दिया कंपनी बंद करे। तो उसको ये, क्योंकि उसको मालूम है कि जो लोन का रिपेमेंट है, लोन का रिपेमेंट तभी आ सकेगा जब कंपनी चालू हालत में रहेगी। तो पहली तो कोशिश यही रहती है कि लोन खराब ना हो, और लोन अगर खराब हो रहा हो तो उसको कैसे रिस्ट्रक्चरिंग करी जाए। लेकिन जब हमको लगता है कि लोन खराब हुआ कोई प्रमोटर की गड़बड़ी की वजह से या प्रमोटर की इनकेपेबिलिटी की वजह से, तो फिर कोई ये मामला नहीं बनता, तो उस लोन को रिस्ट्रक्चरिंग करके उसी प्रमोटर के साथ चला जाए। तो वहां पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के बहुत महत्व आता है। तब क्या होता है कि जो लॉ है उसके तहत ये मैनेजमेंट जो है दूसरे के पास चला जाता है। तो ये मेरे ख्याल में जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें अभी शुरू के टीथिंग ट्रबल तो रहेंगे, क्योंकि पहली बार ये लॉ आया है और अभी तक हम लोगों की हमेशा से आदत है कि हम लोग कोई भी काम जल्दी नहीं करते हैं, कोई भी चीज 5-6 साल से पहले नहीं करते हैं। तो ये जो टेस्ट केसेस हैं, जब भी पहला इंसॉल्वेंसी का केस फाइनली सॉल्व होगा तब हमको ये आइडिया लगेगा कितना टाइम फ्रेम होगा। बट मेरा ये मानना है कि चूंकि 6 महीने का टाइम फ्रेम दिया हुआ है 180 दिन का, तो चूंकि और सेपरेट कोर्ट बनाए गए, एनसीएलटी के सेपरेट कोर्ट बनाए इन सब चीजों के लिए, तो टाइम लिमिट के ऊपर स्टिक करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड हमारी इंटेंशन हो। और अब यहाँ पे हमें इंटेंशन की कमी लेने जा रहा है, क्योंकि बैंक पहली बार अपने आप को पावरफुल महसूस कर रहे हैं। अभी तक बैंक जो थे बिल्कुल असहाय थे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, कोई भी उनको एक्शन लेना पड़ता था, वो 10-10, 15-15 साल तक कोर्ट में झूलता रहता, वकीलों के चक्कर लगाओ, कोर्ट के चक्कर लगाओ, कुछ आउटपुट नहीं आता था। अब आउटपुट आने की उम्मीद है। एब्सोल्युटली सर। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक ये भी है कि गुजरात हाई कोर्ट ने तो जजमेंट दिया, लेकिन डेफिनेटली आगे भी मामला बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। तो पीएच पारेख सर, अगर ये मामला आगे बढ़ता है, जो लग रहा है कि बढ़ेगा, वो अपनी सुनवाई लेकर और आगे बढ़ेंगे, ये क्या कंपनियों की नीयत पर सवाल नहीं उठाते हैं? इस पूरे प्रोसेस को, जो एनपीए का प्रोसेस है, सरकार का ये मकसद है कि एनपीए को कम करना, 2018 के अंत तक एनपीए को कम करने की जो मुहिम है उसको डीरेल करने का भी एक मकसद सामने आ रहा है। नीयत पर सवाल उठता है कंपनीज कैसे? नीयत का सवाल होता है, और उनको मालूम है कि बैंक तो कुछ करेंगी नहीं। आजकल क्या होता है कि बैंक ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को कहते हैं कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करो, आप हमारे पास डिपॉजिट करो, और आप हमसे काम करो, दूसरी बैंक में मत जाओ। तो बैंक भी उनको जो चाहे वो करते रहते हैं। इसलिए ये जो एक अभी जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, जो आरबीआई का सर्कुलर को अप्रूव किया है, ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है और इससे काम होगा। मैं स्कूल में पढ़ता था तब कहा जाता था कि जो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं वो अपने पास पैसा रख लेते हैं, तो ऐसे जोक्युलरली कहते थे कि यदि आपको बेटी का शादी करना है तो जो 5 दफा इंसॉल्वेंट हुआ उसके साथ करो, क्योंकि उसके पास बहुत ही पैसा होगा। जो इंसॉल्वेंट है वो बहुत पैसा रखता है, इस तरह से कहा जाता था। मैं तो मेरे स्कूल डेज की बात करता हूँ। लेकिन ये लोग जो इंसॉल्वेंट है वो इंसॉल्वेंट नहीं है, उनके पास पैसा बहुत है लेकिन देने की दानत कम है, और कंपनी के लिए ज्यादा होता है। इंडिविजुअल तो खुद डरता है कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा, कंपनी को कोई डर नहीं है। कंपनी का है कि मैं क्या करूँ, ये तो कंपनी है, इसे इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, तो कंपनी का होगा, मेरा तो नहीं होगा। लेकिन कंपनियां हमारे देश में उसको जानते हैं, जो ओनर है
वो मैनेजिंग डायरेक्टर ही ओनर है, इस तरह से लोग जानते हैं। वो लोग भी इस तरह से ही बिहेव करते हैं। ये कंपनी मेरी जेब में है, मेरी कंपनी है। गुप्ता साहब, आपके लिए भी प्रश्न यही होगा कि अगर एसआर स्टील सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो क्या ये इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया जारी रहेगी या फिर इसमें और डिले हो सकता है सर, क्योंकि हम स्पीडी रिकवरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से एसआर स्टील स्टे मांगेगी एनसीएलटी की प्रक्रिया के ऊपर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो ये प्रक्रिया स्टे हो जाएगी, अदरवाइज ये चलती रहेगी। दूसरा, मुझे जो अपना लॉजिकल आंसर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को सुनेगा और फैसला देगा, और वहां से भी फैसला इसी तरह का आएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी लॉ को आगे नहीं बढ़ने देंगे, किसी भी उसकी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो लॉ का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और यहाँ पे ये एक ऐसा इशू, ये कोई पर्सनालिटी वाला इशू नहीं है कि बैंक की एसआर स्टील से दुश्मनी है या आरबीआई की एसआर स्टील से दुश्मनी है या कुछ इस तरह के चक्कर है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इशू है एक कॉर्पोरेट बॉडी जिसने लोन लिया था, डिफॉल्ट किया है, और बैंक कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ कंटिन्यू करने में। अब ये कहीं का भी नियम कानून नहीं हो सकता है कि अगर बैंक कंफर्टेबल नहीं है तो बैंक उसको जबरदस्ती उसको बोला जाएगा आप कंफर्टेबल रहो। सुप्रीम कोर्ट भी क्या बोलेगा कि ठीक है आप पैसा दे दो और खत्म करो, क्योंकि पैसा दे नहीं पाएंगे इसलिए प्रक्रिया चालू रहेगी। ये कोई भी कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता है बैंक को कि आप ये नहीं ऐसी प्रक्रिया रखो, क्योंकि ये वहां पे कोई जुरिडिक्शन नहीं आता है, क्योंकि बैंक लेंडर है और बैंक एज लॉन्ग एज लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करके अपना प्रोसेस कर रहा है, तो बैंक कैन नॉट बी कंपेल्ड कि वो कोई स्पेशल प्रोसेस जो बोरोवर चाहता है वो अप्लाई किया जाए। इनफैक्ट मैं ये ग्राफिक्स देख रहा था जिसमें एसआर स्टील का 45,000 करोड़, भूषण पावर का 35,000 करोड़, भूषण स्टील का 35,000 करोड़ का बकाया है बैंकों के ऊपर। और ये बड़ी रकम की बात कर रहे हैं हम, कुल एनपीएस का 25% हिस्सा। लेकिन गुप्ता साहब, एक सवाल ये भी है, मैं फिर से वही सवाल शायद दोहरा भी रहा हूँ, जो अगर इस जजमेंट का इंतजार कर रही थी बाकी कंपनियां भी, एकजुट हो गई थी पहले जब एसआर स्टील ने अपनी याचिका की, तो साथ साथ हो ली बाकी कंपनियां भी कि हाँ चलो हम भी एनसीएलटी की लिस्ट से बाहर होने का कुछ रास्ता तलाशते हैं। अब ये जो अब जजमेंट आ गया है तो क्या माने कि ये जो बाकी कंपनियां हैं इनको दोबारा से अपनी तैयारी फिर से पूरी करनी होगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बाकी के जो हाई कोर्ट्स होंगे वो भी यही इसी जजमेंट के आधार पर अपना फैसला सुना सकते हैं सर। देखिए, हिंदुस्तान में ये पहला बार नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि एक हाई कोर्ट में जजमेंट दिया तो दूसरे हाई कोर्ट में भी वही जजमेंट आएगा। हमारे यहाँ ये बहुत बार होता है कि एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट के जजमेंट से डिफर करता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है कि जहां से फाइनलिटी आती है। तो मेरा अपना मानना है कि हर कंपनी अपना इंडिविजुअल देखेगी, ये एक दूसरे के कंधे पे नहीं रहेगी, लेकिन हाँ उनको ये मालूम है कि रास्ता डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर एक बार जजमेंट आ गया इस चीज के अगेंस्ट तो चांसेस ये होते हैं कि जजमेंट वही सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा, दूसरे कोर्ट में भी आएगा। एक्सेप्शनल केसेस में दूसरे हाई कोर्ट जो है दूसरा जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन चांसेस वही होते हैं कि जनरली एक ही सारा जजमेंट आएगा। और स्पेशली जब ये लॉ पहली बार बना और इसका मतलब पार्लियामेंट में बना हुआ लॉ है और कोई बैंक का इंटरनल सर्कुलर नहीं है। लेकिन डेफिनेटली रजत, एक हिस्टोरिक का जो जजमेंट सामने आरबीआई आया और सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और एक आरबीआई के लिए रास्ता साफ हुआ है। जो सरकार की भी मुहिम है 2018 दिसंबर तक अंत तक एनपीए को खत्म करने का, उसको कम करने का काफी हद तक, वो मुहिम को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आया। जयंत गुप्ता सर, पीएच पारिक जी और साथ ही केतन जोशी हमारे जो सहयोगी है, इस पूरी खबर पर हमारे साथ बनने के लिए, अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए। नमस्कार।